नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एडजॉइंट के गुणधर्म पढ़े थे और आज हम देखिए ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। पिछले क्वेश्चन भी हमने किए। आज हम देखना एक नया टॉपिक इसी के अंदर मैट्रिक्स के प्रकार में ही पढ़ेंगे। देखना कुछ अलग प्रकार की मैट्रिक्स आती हैं। एक देखो लंबिक मैट्रिक्स। लंबिक मैट्रिक्स सुनना, इसको क्या होता है लंबिक मैट्रिक्स। लंबिक मैट्रिक्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मान लीजिए कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसफर निकालते हैं, ट्रांसपोज परिवर्त निकालते हैं ए और उसका ट्रांसपोज निकालकर उन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको अगर आइडेंटिकल एलिमेंट मिल जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसे आप लंबिक मैट्रिक्स कहोगे। यानी दो आपके पास एक अवयव है ए और उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, परिवर्त निकाला और उन दोनों का आपने गुणा किया, आपको तत्समक मैट्रिक्स मिल गई। तो वो क्या होगी आपकी, ये देखना, ये छोटी सी कंडीशन आपको याद रखनी है कि ए का ट्रांसपोज गुणा करवाओगे, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसे आप कहोगे लंबिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल करवाता हूं मैं। जैसे ए बराबर आपको दे दिया कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो इसका आप परिवर्त निकाल लो या ट्रांसपोज इसे कहें। ट्रांसपोज क्या होता है, यानी पंक्ति को तो स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्तियों में। तो देखो ये आपकी पंक्ति है, इसको मैं स्तंभ में कन्वर्ट कर देता हूं, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये वाली पंक्ति को साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब क्या है जो आपके पास ए टी, आपको ए और उसके ट्रांसपोज का गुणा करवाना है तो गुणा करवाओगे तो देखो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम कोस स्क्वायर अल्फा और यहां पर देखो एक आएगा माइनस का, देखना ध्यान से, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों माइनस से माइनस प्लस हो गए ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे देखो क्या आएगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसे ही नीचे आएगा दूसरी पंक्ति पहला कॉलम साइन अल्फा कोस अल्फा और ये माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, आगे क्या आएगा देखना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो देखो इन दोनों का योग एक, तो ए टी आपके पास मिल गया, ये हो गया 1 और ये घटेगा दोनों का 0 और ये भी 0 और ये 1। तो ये क्या आ गई आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तत्समक अवयव आपको प्राप्त हो गया। तो यानी सीधा सा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों आपसे, ऐसे क्वेश्चन देगा कि बताओ निम्न में से कौन सा मैट्रिक्स का प्रकार है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, लंबिक मैट्रिक्स, लिख लो इसको। फिर आगे एक और पढ़ते हैं। अब लंबिक मैट्रिक्स का प्रतिलोम भी क्या होगा, लंबिक मैट्रिक्स होगा और दो लंबिक मैट्रिक्स का गुणा भी लंबिक मैट्रिक्स होगा। ये एक छोटी सी बात है कि जो आपके पास लंबिक मैट्रिक्स है, निकालिए आपने लंबिक मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो वो प्रतिलोम भी क्या होगा, लंबिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और दूसरा दो लंबिक मैट्रिक्स का आप गुणा करवाते हैं, दो लंबिक मैट्रिक्स का गुणन भी लंबिक मैट्रिक्स होगा। दो लंबिक मैट्रिक्स का गुणा भी लंबिक मैट्रिक्स होगा और दो लंबिक मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम, उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो भी लंबिक मैट्रिक्स होगा। लिख लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास वर्ग सम मैट्रिक्स। बस ये छोटी मैट्रिक्स आपको बस याद रखनी है कौन सी क्या होती है, बस इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपको पहचान आनी चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स होगी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। वर्ग सम
वर्ग सम मैट्रिक्स, यानी नाम से स्पष्ट है वर्ग, और वर्ग सम यानी वापिस आपके पास किसी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करें और वापिस आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। देखो बस ये कंडीशन, ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह याद नहीं करनी, बस ये कंडीशन याद रखो कि ए स्क्वायर बराबर ए, यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आप उसी के साथ दोबारा गुणा करवा रहे हो और वापस वही आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? वर्ग सम मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये? वर्ग सम मैट्रिक्स। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है इनकी। वर्ग सम मैट्रिक्स, इसका एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको पूछा है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आप इन दोनों का मापांक लेंगे, दोनों का आप मापांक ले लीजिए और ये इस वाले पार्ट को ए स्क्वायर माइनस ए, एक कंडीशन आ रही है देखना ध्यान से, तो ए ये बाहर आ गया, ए माइनस का 1 बराबर 0, तो ए सारणी की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर ए सारणी की वैल्यू 1 होगी। तो यानी एक खास बात और है, एक खास बात और है कि कोई वर्ग सम मैट्रिक्स होगा तो उसके सारणी का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ये भी इसकी पहचान है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आई हुए हैं एग्जाम के अंदर कि मैट्रिक्स में देखो जो वर्ग सम मैट्रिक्स है उसके सारणी का मान क्या हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सारणी का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, उसके अलावा वर्ग सम मैट्रिक्स के अंदर और कोई भी सारणी का मान नहीं होगा, डिटरमिनेंट्स का मान यही होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, ए बराबर है आपके पास 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, अब देखना है कि क्या ये वर्ग सम मैट्रिक्स है, यानी मैं इसी मैट्रिक्स का इसी के साथ गुणा करवाऊंगा, ए स्क्वायर करूंगा, अगर वो वापिस ए आ जाता है तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? वर्ग सम मैट्रिक्स। तो देखो ए स्क्वायर करते हैं अपन, ए स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा देखना, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 प्लस का इसके साथ होगा तो 1/4 वापिस आ गया। ऐसा ही आगे देखना, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यही रिजल्ट यहाँ आएगा 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, ऐसा ही नीचे आएगा, नीचे कौन सा रिजल्ट आएगा? यही 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस का 1/4। तो यहाँ देखो दोनों को ऐड करोगे तो 2/4 हो गया, और 2/4 को क्या लिख सकते हो? 1/2। तो ये वापिस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये क्या आ गया दोस्तों? ए, यही तो आपने लेकर चले थे और वापिस आपने स्क्वायर किया तो आपके पास क्या वैल्यू निकली है देख सकते हैं, वापिस ए ही आपको मिला। अब इस रही इसके बाद सारणी की, इसका सारणी की वैल्यू क्या होगी? तो ए सारणी की निकालना है आपको। देखो निकालने का तरीका आपको पता है, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 माइनस का क्या होगा? 1/2 गुणा 1/2 1/4, तो 1/4 में से 1/4 कम होगा तो क्या होगा? 0। तो यानी इसकी सारणी की वैल्यू भी कितनी होगी? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपकी 0 होगी या फिर 1 हो सकती है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है, इसकी याद रखनी है, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? आगे एक और आता है प्रकार शून्य भावी मैट्रिक्स, लिख लिया करो साथ साथ में थोड़ा। और इसके नोट्स आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। शून्य भावी मैट्रिक्स पूछी जाती है ये एग्जाम के अंदर, ये तो आई हुई है शून्य भावी मैट्रिक्स। शून्य भावी मैट्रिक्स क्या होगी? नील पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं इंग्लिश में। नील मीन्स शून्य पोटेंट भावी मैट्रिक्स, यानी n बिलोंग टू n के लिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप उसकी पावर a की पावर n बराबर 0, यानी n का मान, n का वह मान जिसके लिए आप उसको गुणा करो, यानी कितनी बार गुणा कर सकते हैं? मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स का गुणा करें और ए स्क्वायर पर 2 बार गुणा करने पर आपको 0 प्राप्त हो जाए, यानी 0 मैट्रिक्स टोटल वैल्यू 0 आ जाए। 3 बार करें तो 3 बार 0, तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, कितनी बार भी करें तो यानी n बार करेंगे तो n बार 0। तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनका अगर हम गुणा करवा रहे हैं तो जितनी बार भी गुणा करवाते जाओ
जब तक 0 ना आए, और कितनी बार गुणा करवाया है तब जहां पर 0 आ जाए तो 1 की वैल्यू होगी, तो वहां पर a की पावर n बराबर 0, तो वो आपके क्या होगी, शून्य भावी मैट्रिक्स होगी। यानी जहां पर आपको 0 प्राप्त हो जाए, खुद का खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के अंदर, और जहां पर 0 प्राप्त हो गया आपको वहां रुक जाना है। तो देखो एग्जांपल इसका मैं करवाता हूं आपको। देखना a बराबर है आपके पास, a बराबर है 0 0 1 0, ठीक है। अब अपन इसका एक बार करके देखते हैं गुणा, यानी ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, 0 0 1 0, और इसका गुणा होगा वापिस इसी के साथ 0 0 1 0, ठीक है। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या होगा रिजल्ट देखना, 0 का 0 के साथ 0, फिर 0 का इसके साथ, तो ये पहला क्या आया 0। दूसरा देखो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ भी 0 रिजल्ट आएगा। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 1 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0, और यहाँ पर भी क्या होगा 0। तो यानी ये देखो n बराबर 2 पर ये आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, शून्य भावी मैट्रिक्स होगी। और यही आपको ज्ञात करना है कि कितने पर n की वैल्यू कितनी हो जिस पर आपकी ये वैल्यू 0 आ जाए। तो n बराबर 2 पर देखो n की वैल्यू 2 आई है, ये 3 भी हो सकती थी, आगे जैसे जो रिजल्ट मिले उस हिसाब से आपको बढ़ते चलने जाना है। तो ये आपकी शून्य भावी मैट्रिक्स होगी। तो हमने वर्ग सम मैट्रिक्स पढ़ लिया, शून्य भाव मैट्रिक्स पढ़ लिया, लंबिक मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब एक और आती है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। देखना अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अनैच्छिक मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय या फिर अनैच्छिक एक ही बात है। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स यानी आप कोई मैट्रिक्स आपके पास ए, और आप उसका इन्वर्स ले रहे हैं, ए का आपने इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकालने के बाद भी आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यानी ए इन्वर्स बराबर ए आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, या फिर इसे आप कहोगे अनैच्छिक मैट्रिक्स, या फिर क्या कहोगे, अनैच्छिक मैट्रिक्स। याद रखना है क्या होगी, अगर a की पावर -1 बराबर आपको a प्राप्त हो जाए, a इनवर्स बराबर अगर a प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, या इसे अनैच्छिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका एग्जांपल देखना, थोड़ा सा पहले इसको और हम सोल्व करते हैं। a इनवर्स बराबर a है ना, तो इसका दोनों तरफ सारणिक लेते हैं अपन। आप देखो इसको, आपको प्रॉपर्टी याद है, तो a इनवर्स की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि a इनवर्स बराबर, आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/a का सारणिक, ये बताया था ना मैंने आपको। तो देखो 1/a सारणिक लिख सकते हैं बराबर a सारणिक। तो देखो इसको इधर गुणा कराओ, a सारणिक का स्क्वायर हो गया, और a की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई आपके पास, a सारणिक की वैल्यू +-1। तो आपके पास जो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होगी, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है, तो उसके सारणिक का मान कितना होगा, या तो 1 होगा या फिर -1 हो सकता है। और जो आपने लंबिक मैट्रिक्स पढ़ा था, वर्ग सम मैट्रिक्स पढ़ा था, वर्ग सम मैट्रिक्स में कितना था, या तो 0 हो सकता था या फिर 1 हो सकता था। तो ये छोटी सी चीज है, इसका एग्जांपल भी देखो कैसे पूछा जा सकता है। लिख लिया क्या इसको, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक्स के जो प्रकार मैं करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इनको देख लो, अच्छे से इनको तैयार कर लो। क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो एक क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन की निम्न में से बताएं कि ये मैट्रिक्स का कौन सा प्रकार है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, आपको ये पता है कि सारणी का मान कितना होता है उसका, तो आप निकाल सकते हैं अच्छे से उनको, है ना। तो अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल कराता है, एग्जाम्पल करते हैं भाई इसका। आपके पास a बराबर है 1 0 0 1, ठीक है, यानी तत्समक मैट्रिक्स है। अब देखो इसका इन्वर्स निकालते हैं अपन, ए इन्वर्स इसका निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, है ना, यही निकालते हो आप। तो एडजॉइंट ए इसका क्या होता है, देखो 2/2 का है, तो यानी इन दोनों का तो क्रम बदल दो और इन दोनों के साइन बदल दो। तो ए सारणी की जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए
क्या आएगा, इन दोनों का क्रम, क्या कोई फर्क पड़ेगा, दोनों एक हैं तो एक एक क्रम बदल दिया। दोनों के साइन, तो जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो का जीरो ही रहेगा। तो ये देखो वापिस आपके पास यही आ गया, एडजॉइंट ए निकाला। अब इसके सारणी का मान भी ज्ञात कर लो। ए सारणी देखना, एक की गुणा एक के साथ, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो के साथ, तो ए सारणी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये भाग देंगे तो ए इनवर्स बराबर देखो एक का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापिस एडजॉइंट आ जाएगा 1 0 0 1। तो देखना ये वापिस आपको क्या मिल गया, ए ही मिल गया। तो जो ऐसी मैट्रिक्स होंगी वो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, जिसमें ए इनवर्स बराबर आपको ए मिल जाए। ठीक है, अच्छे से लिख लो। उसके बाद जो आपके सारणिक हैं उनके गुणधर्म पढ़ने वाले हैं कि सारणी की दो पंक्तियों को चेंज किया जा सकता है, करेंगे तो क्या आएगा, अगर पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करेंगे तो क्या उसकी सारणी के मान में कोई फर्क पड़ेगा, सब कुछ हम एग्जाम्पल से करने वाले हैं। तो इसको लिखो, एक बार लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या, ठीक है। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। ठीक है, कैसे, नंबर 1 देखना कि सारणिक के पंक्ति तथा स्तंभों को लिख लेना, इन चीजों को याद रखनी है। सारणिक के पंक्ति तथा स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है तथा सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारणी का मान वही का वही रहेगा। ठीक है, अभी हम कुछ इसके प्रूफ भी करेंगे, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी और लिखो आप कि सारणी के जो पंक्ति तथा स्तंभ हैं, यानी पंक्तियों को तो स्तंभ में बदला जा सकता है, स्तंभ को पंक्तियों में बदला जा सकता है। उसके बाद आप सारणी का मान निकालते हैं तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस वही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये पहली है। लेकिन दूसरे में क्या होगा, सारणी की आप कोई दो पंक्ति तथा स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो सारणी के मान में माइनस चिन्ह बदल जाता है। यानी जहां पर आपके पास मान लो पहले में आपने सारणी की वैल्यू निकाली 28 और फिर आपने उसका चिन्ह बदल दिया तो आपको रिजल्ट माइनस का चिन्ह नहीं, पंक्तियों को आपस में बदल दिया, यानी जो पहले पंक्ति थी उसे दूसरे और दूसरी को पहली कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया तो वहां पर चिन्ह बदलेगा। और चिन्ह अगर आपका 28 रिजल्ट आया था तो अब वो -28 निकलेगा। क्वेश्चन से भी हम इसको प्रूफ करेंगे। देखना, लाइन है कि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है, के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इन तीनों के एग्जाम्पल करेंगे अपन। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तो देखो, एक आपको मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, पहले आप इसको लिख लो दोनों को। पहले ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और वैसे इजी भी हैं। यानी आपने 12th के अंदर पढ़ा था कि सारणी के अगर कोई पंक्ति तथा स्तंभों को बदलते हैं, यानी पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, स्तंभ को पंक्तियों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप दो पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं तो उसके चिन्ह में फर्क आएगा। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज है दोस्तों ये। ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं। एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, देखा, एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल आपका कि सारण आपको दिया है सारणिक बराबर डेल 3 2 माइनस का 3 5 6 0 4 1 5 7 और ये 5 ये 7 माइनस का। ठीक है, अब आपको पहले इसका सारणिक निकालो और फिर दो पंक्तियों को चेंज करके आपस में उसका सारणिक निकालो और दोनों का रिजल्ट देखो क्या आता है। तो देखो हम करते हैं, पहले इसका ही सारणिक निकालते हैं, यानी इसका हम सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखो आपको पता है जो आप ले रहे हैं 2, इसकी तो पंक्ति छोड़ दिया, इसके स्तंभ को, तो बाकी देखो 7 का 0 के साथ गुणा करोगे 0 माइनस 5 चौके 20, तो ये माइनस का 20 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सूत्र के तहत माइनस आएगा प्लस माइनस प्लस ऐसे क्रम में चलता है, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इन 3 ये 3 आएगा। अब इसकी स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, तो माइनस 7 छिके माइनस का 42 माइनस सूत्र के तहत 4 एके 4। ठीक है, उसके बाद प्लस का आता है प्लस का 5, देखिए क्रम से चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, ये क्रम आपको मैंने बताया हुआ है। अब देखो 5 इसके स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, 6 पंजे 30 और ये माइनस 0 हो गया, तो 30 यहां पर आ गया। ठीक है, अब रिजल्ट देखो क्या आएगा, माइनस का 40 प्लस देखो माइनस का हो जाएगा माइनस 42 और 4 46 46 दिए 46 दिए, आप देख लो कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, 6 दिए 18 और 138, हाँ 138 आएगा। अब देखो 4 चौके 16 4 दुए 8 और 4 चौके 16, ठीक है, प्लस का अब देखो 30 पंजे 150, ठीक है, अब 150 में से आप 138 घटाओगे तो आपके पास बच गया 12 और माइनस 40 प्लस का 12 करोगे तो आपके पास बच गया माइनस का 28। ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, इसके सारणिक का मान आपके पास क्या आ गया माइनस का 28। अब देखो अब आपको ज्ञात करना है इनकी पंक्तियों दो पंक्तियों को बदलते हैं अपन, फिर देखते हैं कि क्या वो प्लस 28 आता है, प्लस 28 आता है तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। तो देखो इसकी पंक्तियों को बदलता हूं मैं, ये आपके पास है, अब इसकी पंक्तियों को बदलूंगा मैं, इन दोनों का क्रम बदलता हूं, इसको मैं पहली कर दूंगा और इसकी दूसरी कर दूंगा। तो देखो 6 0 4 ऊपर आ गया, नीचे आ गया आपका 2 माइनस का 3 और 5, ठीक है, और नीचे है 1 5 माइनस का 7। अब अपन इसका सारणिक निकालते हैं, देखो यहां पर निकाल देंगे, तो देखो इसका सारणिक निकालेंगे, डेल बराबर क्या आएगा, ये लेंगे पहले अवयव 6 प्लस का होगा, इनटू में इसकी पंक्ति इसका स्तंभ को छोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस 7 21 माइनस का 5 पंजे 25। ठीक है, अब आएगा सूत्र से माइनस का, तो देखो 0 है तो 0 ही हो गया पूरा ही, ये 0 हो गया आगे वाला पार्ट ही। उसके बाद प्लस का 4, अब देखो इसकी तो पंक्ति को छोड़ दिया, इसके स्तंभ को इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, तो 5 दुए 10 और 10 में से ये देखो माइनस होगा ना 10 और ये माइनस माइनस प्लस 10 और 3 13 यहां पर आ गया। देखो अब क्या आया है, 21 में से आप 25 घटाओगे, 21 में से आप 25 घटाओगे तो बच गया आपके पास माइनस का 4 इंटू 6 यानी माइनस के 24 प्लस 13 चौके 52। अब देखो 52 में से आप 24 घटाओगे तो आपके पास क्या बच गया प्लस का 28। यहां देखो ये आया था माइनस का 28, ये आया है पंक्ति बदलने के बाद प्लस का 28। तो क्या है दोस्तों, लाइन समझ में आ गई कि आपके पास कोई सारणिक है, उसकी दो पंक्ति या फिर ऐसा स्तंभ के साथ होगा, अगर आप ये दो स्तंभ चेंज करते तो भी माइनस आता, यानी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को आप आपस में बदलोगे तो उसमें जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक जबरदस्त आ रही है, ये गुणधर्म थोड़े से याद रख लेना इनको। आगे है, ठीक है, अब देखो यदि
किसी सारणिक की, देखना ध्यान से, किसी सारणिक की दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है, दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, समान है तो ए सारणिक क्या होगा, जीरो। यानी कोई आपके पास सारणिक है, उसके दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी उसकी सारणी के मान की। जैसे एग्जांपल है आपके पास, देखना डेल बराबर आपको दिया है 323, 223 और नीचे है 323। देखना अब इसकी दो पंक्तियां ये समान हैं, दो पंक्तियां समान है। अब इसका हम सारणिक निकालते हैं, क्या इसका जीरो आता है, निकाल कर देखेंगे क्या इसका जीरो आता है। जीरो आता है तो ये हमारी प्रॉपर्टी सत्य हो जाएगी। तो देखो इसका सारणिक अपन निकालते हैं, तो देखो 3 को लिया, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को छोड़ दिया, 3 2 6 माइनस का 6, 6 माइनस का 6 माइनस 2, 3 2 6 माइनस का 3 3 9, ठीक है, प्लस देखो अब इसमें क्या छोड़ेंगे, ये 3 2 2 4 माइनस का 6, 4 माइनस का 6। अब देखना ये तो जीरो हो गया, माइनस यहां बचा माइनस का 3, माइनस का 3 बचेगा, 6 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 3 इंटू 2 और माइनस का 2 है तो ये हो गया प्लस का 6। और आगे क्या बचा, यहां बचा माइनस का 2, माइनस का 2 और 3 की गुणा कराओगे तो माइनस का 6, 6 में से 6 घटे 0। तो यानी अगर किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति अथवा स्तंभों की संख्या समान है तो उसके सारणी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये आपको याद रखना है, अच्छे से इन चीज़ों को याद करते चलें साथ साथ, क्योंकि बाद में ये चीज़ें देखो अभी याद कर लोगे तो याद हो जाएंगी, साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो बाद में रिपीट करने की जरूरत होगी। एक बार इन चीज़ों को पढ़ लिया तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इनमें से, तो एक दो बार इन चीज़ों को पढ़ लो, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। लिख लिया क्या, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे एक और जबरदस्त लाइन आपको लिखवा रहा हूं मैं, कि देखना कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को आप k से गुणा कर रहे हैं तो उसका सारणी का मान भी k से गुणा हो जाएगा। यानी पहले जो सारणी का मान आ रहा था और जितने से आपने गुणा किया है एक पंक्ति को तो उसके सारणी के मान में भी, यानी 3 से गुणा किया है तो वो 3 गुणा हो जाएगा। पहले देखो 28 आया था, अब 28 को आप 2 से गुणा करते हैं, यानी 2 से आपने उस गुणा करवाया तो 56 हो गया। तो यानी जितने आप पंक्ति को गुणा करवा रहे हैं उतना ही जो आपका सारणी की वैल्यू है वो उतने से ही गुणा हो जाएगी। तो ये लाइन है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करवाते हैं, कि यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा करवाते हैं तो उसका सारणिक भी k से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि आप किसी अचर राशि से गुणा करवा रहे हैं तो उसका सारणी का मान भी अचर राशि k से गुणा हो जाएगा। अब एक चीज और है कि किसी, मान लीजिए किसी पंक्ति में से कुछ चीजें, देखो अवयव के अंदर अलग था, यानी अवयव के अंदर अगर वो प्रत्येक के अंदर कॉमन है, प्रत्येक अवयव के अंदर वो चीजें कॉमन आ रही है तो ही अवयव से बाहर निकलती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या है, यहाँ पर ये सिस्टम है कि आप किसी पंक्ति में से भी बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पंक्ति अथवा स्तंभ है, उसमें से भी आप बाहर निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है। मान लीजिए किसी पंक्ति में से 2 कॉमन आ रहा है तो आप वो पूरी पंक्ति में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी जो आपकी पंक्तियां स्तंभ बच गई उनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो ये लाइन भी आपको लिखनी है कि सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सार्वभौमिक गुण बाहर निकल सकते हैं।
किसी सारणी के एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सार्वजनिक उभयनिष्ठ बाहर निकल सकते हैं, उभयनिष्ठ बाहर निकल सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूं, देखना, बाहर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, लाइन एग्जांपल लिखेंगे इसका, लेकिन एक लाइन और है कि मान लो किन्हीं दो पंक्तियां हैं आपके पास है और वो अनुपात में है, यानी वो चीजें आप बाहर निकालो तो वापस वो सेम बन जाए, कॉमन आए, यानी दो पंक्तियां पहले तो थी, दो पंक्तियां तो स्तंभ समान है तो वो 0 होगी, लेकिन वो अगर अनुपात के अंदर भी है तो भी सारणी का मान 0 होगा, क्योंकि वो चीजें बाहर कॉमन आ जाएगी, समान अनुपात के अंदर है तो वो चीजें बाहर आ जाएगी। यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभों के अवयव समानुपाती हैं, समानुपाती हैं तो सारणी का मान, उस सारणी का मान 0 होगा, सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल करवाता हूं। तो ये लाइन आपको, प्रत्येक लाइन देखो मैं लिखवा क्यों रहा हूं, ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनाने वाली लाइनें हैं, तो इन लाइनों को याद रखो, इनको है ना। अभी क्वेश्चन करवाता हूं मैं, लिखो इसको एक बार आप। लिख लिया क्या? अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि आपको ए बराबर दिया है 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6। अब ध्यान रखना है, देखो यहां पर सबसे पहले तो इसमें चीजें कॉमन आ रही है, कुछ आप कॉमन ले सकते हैं, 6 3 18, 6 6 36, और इसमें भी आप 17 6 102, तो यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 17 6 3 × 6, 6 × 6, और 1 3 4 17 3 6। तो यहां से देखो आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो बाहर आ गया 6। और देखो इसके जो प्रत्येक अवयव है समान अनुपात में है ना, यहाँ पर देखो 17 भी है, 3 भी है, तो ये देखो समान अनुपात में है, तो इस गुणधर्म से ये 0 हो गया। और आप 6 बाहर निकालो तो वापिस ये सेम होगी, दो पंक्तियां सेम होगी, तो इस वजह से भी सारणी का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है। अब देखना आगे है कि अगर कोई पंक्ति अथवा स्तंभ योग के रूप में है, अंदर देखना ऐसे है, a बराबर मान लो a प्लस λ1, आगे है b प्लस λ2, c प्लस λ3, ठीक है। और आगे है आपका जो भी मान लो आगे जो एलिमेंट है आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्लस के रूप में दे रखे हैं तो आप उनको अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखना, इसको अलग a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2, प्लस में देखना ये अलग बन जाएगा λ1 λ2 λ3, और नीचे वाले सेम है ही दोनों में, a1 b1 c1 a2 b2 c2। यानी क्या है कि अगर किसी पंक्ति के अवयव हैं वो प्लस के रूप में हैं तो आप उन्हें दो सारणी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर किया है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लो फटाफट। ठीक है, और भी एक एग्जांपल लिखता हूं मैं इसका। अगर आपको ऐसा कह दे कि a बराबर आपके पास
ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y और ये सी इधर है थोड़ा, और सी प्लस का 2z एक्स वाई जेड। अब देखो आप इसको इसी रूल से आप अलग लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, अलग लिख रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड प्लस में क्या आएगा देखना, ए बी सी लिखोगे, नीचे देखो 2x 2y 2z और नीचे है एक्स वाई जेड। तो इनकी सारणी का मान देखना, देखो दो पंक्ति समान हो गई तो ये 0, इसके अंदर दोनों अनुपात के रूप में है, समान अनुपात में, तो ये 0, यानी इस दोनों का सारणी का मान क्या हो जाएगा, फिर 0 प्राप्त होगा आपको। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी है, सिंपल सी है, कुछ नहीं, कि आप ए बी का सारणिक लेते हैं गुणा के अंदर, तो वो आपको ए सारणिक इंटू बी सारणिक के बराबर प्राप्त होगा। यानी दोनों का गुणा करवा कर आप सारणिक ले लो, चाहे आप दोनों का अलग अलग सारणिक लेकर गुणा करो, तो आपको रिजल्ट ही एक जैसा मिलेगा। और प्रारंभिक संक्रियाओं का, इसके अंदर जो आपने प्रारंभिक संक्रिया अवयुक्त में लगाई थी वही संक्रिया आप यहां भी लगा सकते हैं। तो प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है, यानी पहली पंक्ति के अंदर ऑपरेशन लगाएं, 2 से गुणा कराएं, जो हमने पहले पढ़ा था ना, वो चीजें यहां पर प्रयोग कर सकते हैं सारणी के अंदर। और अधिक से अधिक आप संख्याएं समान, जो पंक्तियां हैं समान बनाने का प्रयास करना है। समान बन जाएगी, दो पंक्तियां समान होगी तो सारणी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी। तो अधिक से अधिक आप प्रयास यही रहेगा कि उसके अंदर आप समान बनाओ, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये थे आपके सारणी के जो गुणधर्म थे। अब आगे आता है, इसके बाद क्रेमर नियम आएगा, जिससे आप सारणी के समीकरणों को हल करोगे। कैसे हल करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, जितने भी हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू आपके लिए मेहनत हो रही है और क्लासेस की टाइमिंग लगातार हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको पूरा 2nd ग्रेड का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। न कि कोर्स, साथ साथ में नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके लिए यहाँ पर फ्री है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं अपना, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट रहें और आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपके लिए लाते रहें। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।